दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। सोच समझकर अपनी सफेद मूंछों को खींचा। तुम क्या सुझाव दे रहे हो? उसने राजकुमार से पूछा। जीवंत स्टील। हो गया, रॉब ने जवाब दिया। तुम्हें पछतावा होगा। मास्टर एट आर्म्स ने रॉब के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। जीवंत स्टील बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें टूर्नामेंट की तलवारें कुंद किनारों वाली चलाने की अनुमति दूंगा। जोफ्रे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आर्या के लिए एक अजनबी आदमी, काले बालों वाला एक लंबा योद्धा और उसके चेहरे पर जलने के निशान राजकुमार के सामने आगे बढ़ा। यह तुम्हारा राजकुमार है। तुम कौन होते हो उसे यह बताने वाले कि उसकी तलवार में धार नहीं है, सर? विंटरफेल के मास्टर एट आर्म्स क्लेगन, और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। क्या तुम यहां महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हो? जले हुए आदमी ने जानना चाहा। वह बैल की तरह मांसल था। मैं शूरवीरों को प्रशिक्षण दे रहा हूं, सर रॉड्रिक ने स्पष्ट रूप से कहा। जब वे तैयार होंगे तब उनके पास स्टील होगा। जब वे एक उम्र के हो जाएंगे। जले हुए आदमी ने रॉब की ओर देखा। तुम कितने साल के हो लड़के? 14, रॉब ने कहा। मैंने 12 साल की उम्र में एक आदमी को मार डाला। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह किसी कुंद तलवार से नहीं किया गया था। आर्य रॉब को भड़कते हुए देख सकता था। उसका अभिमान आहत हुआ था। वह सर रॉड्रिक की ओर मुड़ा। मुझे करने दो, मैं उसे हरा सकता हूं। तो उसे टूर्नामेंट ब्लेड से मारो, सर रॉड्रिक ने कहा। जोफ्रे ने कंधे उचका दिए। जब तुम बड़े हो जाओ स्टार्क, तो मुझसे मिलने आना, अगर तुम बहुत बूढ़े नहीं हो। लैनिस्टर के आदमियों में से हंसी की आवाज आया। शासी। रॉब के श्राप यार्ड्स में गूंज उठे। आर्य ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। थियॉन ग्रेजॉय ने रॉब को राजकुमार से दूर रखने के लिए उसकी बांह पकड़ ली। इससे लैनिस्टर्स की हंसी और भी बढ़ गई। रॉब की गालियां और भी बढ़ गईं। सर रॉड्रिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। थियॉन ने रॉब को तब तक लोहे की मुट्ठी में बंद रखा जब तक कि राजकुमार और उनका दल सुरक्षित रूप से दूर नहीं चला गया। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। जॉन ने उन्हें जाते हुए देखा और आर्य ने जॉन को देखा। उसका चेहरा भगवान के जंगल के दिल में स्थित तालाब की तरह शांत हो गया था। अंत में वह खिड़की से नीचे उतरा। शो खत्म हो गया है, उसने कहा। वह घोस्ट के कानों के पीछे खरोंचने के लिए झुका। सफेद भेड़िया उठा और उसके खिलाफ रगड़ने लगा। तुम्हें अपने कमरे में वापस भाग जाना चाहिए, छोटी बहन। सेप्टा मोर्डेन निश्चित रूप से दुबका होगा। जितना अधिक तुम छिपोगे, उतना ही कठोर प्रायश्चित होगा। तुम पूरे सर्दियों में सिलाई करते रहोगे। जब वसंत पिघलेगा तो वे तुम्हारे शरीर को तुम्हारी जमी हुई उंगलियों के बीच अभी भी कसकर बंद सुई के साथ पाएंगे। आर्य को यह मजाकिया नहीं लगा। मुझे सुई के काम से नफरत है, उसने जोश के साथ कहा। यह उचित नहीं है। कुछ भी उचित नहीं है, जॉन ने कहा। उसने उसके बाल फिर से बिगाड़े और उससे दूर चला गया। घोस्ट चुपचाप उसके बगल में चल रहा था। निमेरिया ने भी उसका पीछा करना शुरू किया, फिर रुक गई और वापस आ गई। जब उसने देखा कि आर्या नियास आए नहीं आ रही है, अनिच्छा से वह दूसरी दिशा में मुड़ी। यह जॉन ने जितना सोचा था उससे भी बुरा था। यह सेप्टा मोर्डेन उसके कमरे में इंतजार नहीं कर रही थी। यह सेप्टा मोर्डेन और उसकी मां थी। टी-ब्रैन वह भोर में शिकार के लिए निकल गया। राजा आज रात दावत में जंगली सुअर चाहता था। राजकुमार जोफ्रे अपने पिता के साथ सवार हुआ, इसलिए रॉब को शिकारियों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। चाचा बेंजेन, जोरी, थियॉन ग्रेजॉय, सर रॉड्रिक और यहां तक कि रानी का मजाकिया छोटा भाई भी उनके साथ निकला था। आखिरकार यह आखिरी शिकार पर आदित अच्छा था। अगले दिन वे दक्षिण की ओर निकल गए। ब्रैन को जॉन और लड़कियों और रिकॉन के साथ पीछे छोड़ दिया गया था। उसे लगा कि जॉन उससे नाराज है। जॉन इन दिनों हर किसी से नाराज लग रहा था। ब्रैन को नहीं पता था कि क्यों। वह अंकल बेन के साथ दीवार पर जा रहा था, नाइट वॉच में शामिल होने के लिए। यह लगभग उतना ही अच्छा था जितना कि राजा के साथ दक्षिण की ओर जाना। रॉब ही वह व्यक्ति था जिसे वे पीछे छोड़ रहे थे, जॉन को नहीं। कई दिनों तक
ब्रैन मुश्किल से वहां जाने का इंतजार कर सकता था। वह अपने खुद के घोड़े पर किंग्स रोड की सवारी करने जा रहा था। टट्टू नहीं बल्कि असली घोड़ा। उसके पिता राजा के हाथ होंगे और वे किंग्स लैंडिंग में लाल महल में रहने वाले थे। वह महल जिसे ड्रैगन लॉर्ड्स ने बनाया था। ओल्ड नान ने कहा कि वहां भूत थे और तहखाने थे जहां भयानक चीजें की गई थीं और दीवारों पर ड्रैगन के सिर थे। यह सोचकर ही ब्रैन कांप उठता था, लेकिन वह डरता नहीं था। वह कैसे डर सकता था? उसके पिता उसके साथ होंगे और राजा अपने सभी शूरवीरों और शपथ ली हुई तलवारों के साथ। ब्रैन खुद एक दिन शूरवीर बनने वाला था, किंग्स गार्ड में से एक। ओल्ड नान ने कहा कि वे पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन तलवारें थीं। उनमें से केवल 7 थे और उन्होंने सफेद कवच पहना था और उनकी कोई पत्नियां या बच्चे नहीं थे, लेकिन वे केवल राजा की सेवा करने के लिए रहते थे। ब्रैन सभी कहानियां जानता था। उनके नाम उसके लिए संगीत की तरह थे। मिरर शील्ड के सेरविन, सर रयम रेडविन, ड्रैगनाइट का राजकुमार एमोन, जुड़वां भाई सर एरिक और सर एरिक, जो सैकड़ों साल पहले एक दूसरे की तलवारों पर मारे गए थे जब भाई ने बहन से युद्ध में लड़ाई की थी, जिसे गायक ड्रैगन का नृत्य कहते हैं। व्हाइट बुल, जेरोल्ड हाईटावर, सर आर्थर डेन सुबह की तलवार, बैरिस्टन द बोल्ड। किंग्स गार्ड के 2 लोग राजा रॉबर्ट के साथ उत्तर की ओर आए थे। ब्रैन ने उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखा था, कभी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सर बोरोस एक गंजा आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और सर मेरिन की आंखें झुकी हुई थीं और दाढ़ी झंग के रंग की थी। सर जैमे लैनिस्टर कहानियों के शूरवीरों की तरह दिखते थे और वह किंग्स गार्ड का भी था, लेकिन रॉब ने कहा कि उसने बूढ़े पागल राजा को मार दिया। पिता ने वादा किया था कि जब वे किंग्स लैंडिंग पहुंचेंगे तो वे सर बैरिस्टन से मिलेंगे, और ब्रैन अपनी दीवार पर दिनों को चिह्नित कर रहा था, विदा होने के लिए, एक ऐसी दुनिया को देखने के लिए जो उसने केवल सपने में देखी थी, और एक ऐसा जीवन शुरू करने के लिए जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब आखिरी दिन करीब था, ब्रैन को अचानक खोया हुआ महसूस हुआ। विंटरफेल एकमात्र घर था जिसे उसने कभी जाना था। उसके पिता ने उससे कहा था कि उसे आज अलविदा कह देना चाहिए, और उसने कोशिश की थी। शिकार के निकल जाने के बाद वह अपने भेड़िए के साथ महल में घूमता रहा, पीछे छूट जाने वालों से मिलने का इरादा रखता था। ओल्ड नान और रसोइया गेट्स, अपनी लोहार की दुकान में मिक्केन, अस्तबल का लड़का होडोर, जो बहुत मुस्कुराता था और अपने टट्टू की देखभाल करता था, वह पहले अस्तबल में गया था और वहां अपने टट्टू को उसके अस्तबल में देखा। सिवाय इसके कि वह अब उसका टट्टू नहीं था, वह एक असली घोड़ा खरीद रहा था और टट्टू को पीछे छोड़ रहा था, और अचानक ब्रैन को बस बैठकर रोना था। होडोर और अन्य अस्तबल के लड़कों को उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने से पहले ही वह मुड़ा और भाग गया। यह उसकी विदाई का अंत था। इसके बजाय ब्रैन ने सुबह अकेले ही गॉडवुड में बिताई, अपने भेड़िए को छड़ी लाने के लिए सिखाने की कोशिश की और असफल रहा। भेड़िया अपने पिता के केनेल में मौजूद किसी भी शिकारी कुत्ते से ज्यादा होशियार था, और ब्रैन ने कसम खाई होगी कि वह उससे कही गई हर बात को समझता था, लेकिन उसने लाठी का पीछा करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। वह अभी भी नाम तय करने की कोशिश कर रहा था। रॉब अपने ग्रे विंड को बुला रहा था क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ता था। सैंसा ने उसका नाम लेडी रखा था और आर्या ने गानों में किसी पुरानी चुड़ैल रानी के नाम पर उसका नाम रखा था, और छोटे रिकन ने अपने शैगी डॉग को बुलाया था, जिसे ब्रैन ने डायर वुल्फ के लिए बहुत बेवकूफाना नाम समझा था। जॉन का भेड़िया, जो सफेद था, घोस्ट था। ब्रैन ने चाहा कि उसने पहले इस बारे में सोचा होता, भले ही उसका भेड़िया सफेद नहीं था। उसने पिछले पखवाड़े में 100 नाम आजमाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगा। आखिरकार वह लाठी के खेल से थक गया और चढ़ाई करने का फैसला किया। वह कई हफ्तों से टूटे हुए टॉवर पर नहीं गया था, और यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। वह गॉडवुड के पार भागा और उस तालाब से बचने के लिए लंबा रास्ता तय किया जहां हार्ट ट्री उगता था। हार्ट ट्री ने उसे हमेशा डरा दिया था। पेड़ों की आंखें नहीं होनी चाहिए, ब्रैन ने सोचा, या पत्तियां जो हाथों की तरह दिखती हों। उसका भेड़िया उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। तुम यहीं रहो। उसने शस्त्रागार की दीवार के पास प्रहरी
पेड़ के तल पर उससे कहा, लेट जाओ, ये सही है, अब रुको। भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। ब्रैन ने उसके कानों के पीछे खरौंचा, फिर मुड़ा, कूदा, एक छोटी शाखा पकड़ी और खुद को ऊपर खींच लिया। वह पेड़ के आधे हिस्से पर था, आसानी से एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा रहा था, जब भेड़िया अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चीखना शुरू कर दिया। ब्रैन ने वापस नीचे देखा। उसका भेड़िया चुप हो गया, उसे पीली आंखों से घूर रहा था। एक अजीब सी ठंड उसके अंदर चली गई। वह फिर से चढ़ने लगा। एक बार फिर भेड़िया चीखा, चुप हो जाओ, वह चिल्लाया, बैठ जाओ, रुको, तुम मां से भी बदतर हो। चीख पुकार ने उसे पेड़ पर चढ़ने तक पीछा किया, जब तक कि वह शस्त्रागार की छत पर कूदकर नजरों से ओझल नहीं हो गया। विंटरफेल की छतें ब्रैन का दूसरा घर थीं। उसकी मां अक्सर कहती थी कि ब्रैन चलने से पहले ही चढ़ सकता था। ब्रैन को याद नहीं था कि उसने पहली बार चलना कब सीखा था, लेकिन उसे यह भी याद नहीं था कि उसने कब चढ़ना शुरू किया था। इसलिए उसने सोचा कि यह सच होना चाहिए। एक लड़के के लिए विंटरफेल दीवारों और टावरों और आंगनों और सुरंगों का एक ग्रे पत्थर का भूल भुलैया था जो सभी दिशाओं में फैला हुआ था। महल के पुराने हिस्सों में हॉल ऊपर और नीचे झुके हुए थे ताकि आप यह भी सुनिश्चित न कर सकें कि आप किस मंजिल पर हैं। यह जगह सदियों से किसी विशालकाय पत्थर के पेड़ की तरह बढ़ी है, मास्टर लुविन ने उसे एक बार बताया था, और इसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और मोटी और मुड़ी हुई थीं। इसकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी हुई थीं। जब वह उसके नीचे से निकला और आसमान के पास पहुंचा, तो ब्रैन एक नजर में विंटरफेल को देख सकता था। उसे यह देखना अच्छा लगा कि यह सब उसके नीचे फैला हुआ है। उसके सिर के ऊपर केवल पक्षी ही उड़ रहे हैं, जबकि महल का सारा जीवन नीचे चल रहा है। ब्रैन घंटों तक आकारहीन बारिश से थके हुए गॉर्गोयल्स के बीच बैठ सकता था जो फर्स्ट कीप पर मंडराते रहते थे। यह सब देखते हुए यार्ड में लकड़ी और स्टील से ड्रिलिंग करने वाले लोग, कांच के बगीचे में अपनी सब्जियां संभालते रसोइये, कैनेल में इधर उधर भागते बेचैन कुत्ते, गॉडवुड की खामोशी, कपड़े धोने के कुएं के पास गपशप करती लड़कियां, इससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह महल का स्वामी है, एक तरह से जिसे रॉब भी कभी नहीं जान पाएगा। इसने उसे विंटरफेल के रहस्य भी सिखाए। बिल्डरों ने धरती को समतल भी नहीं किया था। विंटरफेल की दीवारों के पीछे पहाड़ियां और घाटियां थीं। एक ढका हुआ पुल था जो घंटी टावर की चौथी मंजिल से लेकर रूकड़ी की दूसरी मंजिल तक जाता था। ब्रैन को इस बारे में पता था, और वह जानता था कि आप दक्षिणी द्वार से भीतरी दीवार के अंदर जा सकते हैं, 3 मंजिल चढ़ सकते हैं और पत्थर में एक संकरी सुरंग के माध्यम से विंटरफेल के चारों ओर दौड़ सकते हैं, और फिर उत्तरी द्वार पर जमीनी स्तर पर आ सकते हैं, जहां आपके ऊपर 100 फीट की दीवार मंडरा रही है। ब्रैन को यकीन था कि मास्टर लुविन को भी यह नहीं पता था। उसकी मां को डर था कि एक दिन ब्रैन दीवार से फिसलकर खुद को मार लेगा। उसने उससे कहा कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। एक बार उसने उससे वादा किया कि वह जमीन पर ही रहेगा। वह लगभग पखवाड़े भर तक उस वादे को निभाने में कामयाब रहा, हर दिन दुखी, जब तक कि एक रात वह यह अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर नहीं निकल गया जब उसके भाई गहरी नींद में सो रहे थे। अगले दिन उसने अपराध बोध में अपना अपराध कबूल कर लिया। लॉर्ड एडार्ड ने उसे खुद को शुद्ध करने के लिए गॉडवुड जाने का आदेश दिया। गार्डों को यह देखने के लिए तैनात किया गया था कि ब्रैन अपनी अवज्ञा पर चिंतन करने के लिए पूरी रात वहां अकेला रहे। अगली सुबह ब्रैन कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्होंने आखिरकार उसे ग्रोव में सबसे ऊंचे प्रहरी की ऊपरी शाखाओं में गहरी नींद में सोते हुए पाया। वह जितना क्रोधित था, उसके पिता हंसे बिना नहीं रह सके। तुम मेरे बेटे नहीं हो, उन्होंने ब्रैन से कहा जब वे उसे नीचे ले आए। तुम एक गिलहरी हो, ऐसा ही हो। अगर तुम्हें चढ़ना ही है तो चढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हारी मां तुम्हें ना देखे। ब्रैन ने अपनी पूरी कोशिश की, हालांकि उसे नहीं लगता था कि उसने कभी उसे वास्तव में मूर्ख बनाया है। चूंकि उसके पिता ने उसे मना नहीं किया, इसलिए वह दूसरों की ओर मुड़ गई। ओल्ड नान ने उसे एक बुरे छोटे लड़के की कहानी सुनाई जो बहुत ऊपर चढ़ गया और बिजली गिरने से नीचे गिर गया, और कैसे बाद में कौवे उसकी आंखें नोचने आए। ब्रैन प्रभावित नहीं हुआ।
टूटे हुए टॉवर के ऊपर कौवों के घोंसले थे, जहां उसके अलावा कोई कभी नहीं जाता था। और कभी कभी वह बॉस वहां चढ़ने से पहले अपनी जेबों में मकई भर लेता था और कौवे उसके हाथ से उसे खा जाते थे। उनमें से किसी ने भी उसकी आंखें नोचने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। बाद में मास्टर लुविन ने एक छोटा मिट्टी का बर्तन बनाने वाला लड़का बनाया और उसे ब्रैन के कपड़े पहनाए और उसे दीवार से नीचे यार्ड में फेंक दिया, यह दिखाने के लिए कि अगर ब्रैन गिर गया तो उसका क्या होगा। यह मजेदार था, लेकिन बाद में ब्रैन ने मास्टर को देखा और कहा, मैं मिट्टी से नहीं बना हूं और वैसे भी मैं कभी नहीं गिरता। फिर कुछ समय के लिए जब भी गार्ड उसे छतों पर देखते तो उसका पीछा करते और उसे नीचे खींचने की कोशिश करते। वह सबसे अच्छा समय था। यह अपने भाइयों के साथ खेल खेलने जैसा था, सिवाय इसके कि ब्रैन हमेशा जीतता था। कोई भी गार्ड ब्रैन की आधी भी अच्छी तरह से चढ़ाई नहीं कर सकता था, जौरी भी नहीं। ज्यादातर समय वे उसे कभी नहीं देखते थे। लोग कभी ऊपर नहीं देखते थे। चढ़ाई के बारे में उसे यही एक और चीज पसंद थी, यह लगभग अदृश्य होने जैसा था। उसे यह भी अच्छा लगता था कि यह कैसा लगता है, एक एक पत्थर पर दीवार पर चढ़ना, उंगलियां और पैर की उंगलियां बीच की छोटी छोटी दरारों में जोर से खोदना। जब वह चढ़ता था तो हमेशा अपने जूते उतार देता था और नंगे पैर जाता था। इससे उसे ऐसा लगता था जैसे उसके 2 नहीं बल्कि 4 हाथ हैं। उसे मांसपेशियों में होने वाला गहरा मीठा दर्द पसंद था जो बाद में होता था। उसे हवा का स्वाद पसंद था जो ऊपर की ओर मीठी और ठंडी सर्दियों की आड़ू की तरह लगती थी। उसे पक्षी पसंद थे, टूटे हुए टॉवर में कौवे, पत्थरों के बीच की दरारों में घोंसला बनाने वाली छोटी छोटी गौरैया, पुराने शस्त्रागार के ऊपर धूल भरे मचान में सोने वाला पुराना उल्लू। ब्रैन उन सभी को जानता था। सबसे बढ़कर उसे ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां कोई और नहीं जा सकता था, और विंटरफेल के भूरे रंग के फैलाव को ऐसे तरीके से देखना पसंद था जैसा किसी और ने कभी नहीं देखा था। इसने पूरे महल को ब्रैन का गुप्त स्थान बना दिया। उसका पसंदीदा ठिकाना टूटा हुआ टॉवर था। कभी यह एक वॉच टावर हुआ करता था जो विंटरफेल में सबसे ऊंचा था। बहुत समय पहले, उसके पिता के जन्म से 100 साल पहले, बिजली गिरने से इसमें आग लग गई थी। संरचना का शीर्ष तिहाई हिस्सा अंदर की ओर गिर गया था और टॉवर का कभी पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। कभी कभी उसके पिता गिरे हुए पत्थरों और जली हुई और सड़ी हुई बीमों के बीच पाए जाने वाले घोंसलों को साफ करने के लिए टॉवर के आधार में चूहे भेजते थे। लेकिन अब ब्रैन और कौवों को छोड़कर कोई भी संरचना के दांतेदार शीर्ष पर नहीं चढ़ सकता था। वह वहां पहुंचने के 2 तरीके जानता था। आप सीधे टॉवर के किनारे चढ़ सकते थे, लेकिन पत्थर ढीले थे, उन्हें एक साथ रखने वाला मोर्टार बहुत पहले ही राख हो चुका था और ब्रैन कभी भी उन पर अपना पूरा वजन डालना पसंद नहीं करता था। सबसे अच्छा तरीका गॉडवुड से शुरू करना, ऊंचे प्रहरी पर चढ़ना और शस्त्रागार और गार्ड हॉल को पार करना, छत से छत तक कूदना, नंगे पैर ताकि गार्ड आपको ऊपर से न सुन सकें। इससे आप फर्स्ट कीप के अंधे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जो कि महल का सबसे पुराना हिस्सा है। एक छोटा सा गोल किला जो दिखने में जितना ऊंचा था उससे कहीं ज्यादा ऊंचा था। अब वहां केवल चूहे और मकड़ियां रहती थीं, लेकिन पुराने पत्थर अभी भी चढ़ने के लिए अच्छे थे। आप सीधे ऊपर जा सकते थे जहां गॉर्गोयल खाली जगह पर आंख मूंदकर झुके हुए थे, और गॉर्गोयल से गॉर्गोयल तक हाथ पर हाथ रखकर उत्तर की ओर झूल सकते थे। वहां से अगर आप वास्तव में खिंचाव करते हैं तो आप अपने आप को उस टूटे हुए टॉवर तक खींच सकते हैं जहां वह करीब झुका हुआ था। अंतिम भाग काले हो चुके पत्थरों पर चढ़ना था जो 10 फीट से ज्यादा नहीं था, और फिर कौवे यह देखने के लिए आते थे कि क्या आप कोई मक्का लाए हैं। ब्रैन लंबे अभ्यास की आसानी से गॉर्गोयल की ओर बढ़ रहा था जब उसने आवाजें सुनी। वह इतना चौंक गया कि उसने लगभग अपनी पकड़ खो दी। फर्स्ट कीप उसकी पूरी जिंदगी खाली रही थी। मुझे यह पसंद नहीं है, एक महिला कह रही थी। उसके नीचे खिड़कियों की एक कतार थी और आवाज इस तरफ की आखिरी खिड़की से बाहर आ रही थी। तुम्हें हाथ होना चाहिए, भगवान न करे
एक आदमी की आवाज ने आलस से जवाब दिया। यह ऐसा सम्मान नहीं है जो मैं चाहूंगा, इसमें बहुत ज्यादा काम शामिल है। ब्रैन ने अचानक आगे बोलने से डरते हुए सुनते हुए लटका रहा। अगर वह झूलने की कोशिश करता तो वे उसके पैरों को देख सकते थे। क्या तुम नहीं देखते कि यह हमें किस खतरे में डालता है? महिला ने कहा। रॉबर्ट उस आदमी को भाई की तरह प्यार करता है। रॉबर्ट अपने भाइयों को मुश्किल से पचा पाता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे दोष देती हूं। स्टैनिस किसी को भी अपच देने के लिए पर्याप्त होगा। मूर्ख मत बनो। स्टैनिस और रेनली एक चीज हैं और एडार्ड स्टार्क बिल्कुल अलग। रॉबर्ट स्टार्क की बात सुनेगा। उन दोनों को धिक्कार है। मुझे जोर देना चाहिए था कि वह तुम्हारा नाम बताए, लेकिन मुझे यकीन था कि स्टार्क उसे मना कर देगा। हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, आदमी ने कहा। राजा आसानी से अपने भाइयों में से किसी एक का नाम ले सकता था, या लिटिल फिंगर का भी। भगवान हमारी मदद करें। मुझे महत्वाकांक्षी लोगों के बजाय सम्माननीय दुश्मन दो और मैं रात को ज्यादा आराम से सो पाऊंगा। वे पिता के बारे में बात कर रहे थे। ब्रैन को एहसास हुआ वह और सुनना चाहता था, कुछ और फीट, लेकिन अगर वह खिड़की के सामने झूल गया तो वे उसे देख लेंगे। हमें उस पर ध्यान से नजर रखनी होगी, महिला ने कहा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखूंगा, आदमी ने कहा। वह ऊबा हुआ लग रहा था। यहां वापस आओ। लॉर्ड एडार्ड ने नेक के दक्षिण में होने वाली किसी भी चीज में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली है, महिला ने कहा। कभी नहीं। मैं आपको बताती हूं, उसका मतलब हमारे खिलाफ जाना है, अन्यथा वह अपनी सत्ता की सीट क्यों छोड़ेगा? 100 कारण, कर्तव्य, सम्मान। वह इतिहास की किताब में अपना नाम बड़ा लिखने के लिए, अपनी पत्नी से दूर जाने के लिए, या दोनों से तरस रहा है। शायद वह अपने जीवन में एक बार गर्म होना चाहता है। उसकी पत्नी लेडी एरिन की बहन है। यह आश्चर्य की बात है कि लिसा अपने आरोपों के साथ हमारा स्वागत करने के लिए यहां नहीं थी। लिसा एरिन एक डरी हुई गाय है। उस डरी हुई गाय ने जॉन एरिन के बिस्तर को साझा किया। अगर उसे कुछ पता होता तो वह किंग्स लैंडिंग से भागने से पहले रॉबर्ट के पास जाती। जब वह पहले से ही कैस्टरली रॉक में उसके उस कमजोर बेटे को पालने के लिए सहमत हो गया था। मुझे नहीं लगता। वह जानती थी कि लड़के का जीवन उसकी चुप्पी के कारण बंधक बन जाएगा। अब वह और भी साहसी हो सकती है, क्योंकि वह आईडी के ऊपर सुरक्षित है। माताओं, आदमी ने इस शब्द को एक अभिशाप की तरह बताया। मुझे लगता है कि जन्म देने से आपके दिमाग पर कुछ असर पड़ता है। आप सभी पागल हो गए हैं। वह हंसा। यह एक कड़वी आवाज थी। लेडी एरिन को जितना चाहे उतना साहसी बनने दो। वह जो कुछ भी जानती है, जो कुछ भी वह सोचती है कि वह जानती है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। वह एक पल रुका। या उसे क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि राजा को सबूत की आवश्यकता होगी? महिला ने कहा। मैं आपको बताती हूं, वह मुझसे प्यार नहीं करता। और यह किसकी गलती है, प्यारी बहन? ब्रैन ने किनारे का अध्ययन किया। वह नीचे गिर सकता था। यह उतरने के लिए बहुत संकरी थी, लेकिन अगर वह गिरते समय उसे पकड़ सकता था, खुद को ऊपर खींच सकता था, सिवाय इसके कि इससे शोर हो सकता था, उन्हें खिड़की तक खींच सकता था। उसे यकीन नहीं था कि वह क्या सुन रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके कानों के लिए नहीं था। आप रॉबर्ट की तरह अंधे हैं, महिला कह रही थी। अगर आपका मतलब है कि मैं वही देखती हूं, हाँ, आदमी ने कहा। मैं एक ऐसे आदमी को देखता हूं जो अपने राजा को धोखा देने की बजाय मरना पसंद करेगा। उसने पहले ही एक को धोखा दिया है, या तुम भूल गए हो? महिला ने कहा। ओह, मैं इनकार नहीं करती कि वह रॉबर्ट के प्रति वफादार है, यह स्पष्ट है। जब रॉबर्ट मर जाता है और जोफ सिंहासन ले लेता है तो क्या होता है, और जितनी जल्दी यह होगा, हम सभी उतने ही सुरक्षित रहेंगे। मेरे पति हर दिन बेचैन होते जा रहे हैं। स्टार्क के साथ रहने से उनकी हालत और खराब होती जाएगी। वह अभी भी बहन से प्यार करता है, उस बेजान 16 वर्षीय मृत लड़की से। मुझे किसी नई लियाना के लिए अलग रखने का फैसला वह कब तक करेगा? ब्रैन अचानक बहुत डर गया। वह बस इतना चाहता था कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाए, अपने भाइयों को खोजने के लिए। लेकिन वह उनसे क्या कहेगा? उसे करीब जाना था। ब्रैन को एहसास हुआ। उसे देखना था कि कौन बात कर रहा है। आदमी ने आह भरी। आपको भविष्य के बारे में कम
और हाथ में मौजूद सुखों के बारे में अधिक पहचान लिया। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। वे एक जैसे लग रहे थे, जैसे किसी दर्पण में प्रतिबिंब हो। उसने हमें देखा, महिला ने तीखी आवाज में कहा। तो उसने देखा, आदमी ने कहा। ब्रैन की उंगलियां फिसलने लगीं। उसने दूसरे हाथ से कगार को पकड़ लिया। नाखूनों ने अड़िग पत्थर में गड़ा दिया। आदमी नीचे पहुंचा। मेरा हाथ पकड़ो, उसने कहा, इससे पहले कि तुम गिरो। ब्रैन ने उसकी बांह पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे कसकर पकड़ लिया। आदमी ने उसे झटके से कगार पर खड़ा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? उसकी उंगलियों ने आदमी की बांह में गहरे घाव कर दिए थे। उसने शर्मिंदगी से हाथ छोड़ दिया। आदमी ने महिला की तरफ देखा। मैं प्यार के लिए जो कुछ भी करता हूं, उसने घृणा से कहा। उसने ब्रैन को धक्का दिया। चीखता हुआ ब्रैन खिड़की से बाहर खाली हवा में पीछे की ओर चला गया। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। आंगन उससे मिलने के लिए दौड़ा। कहीं दूर एक भेड़िया दहाड़ रहा था। कौवे टूटे हुए टॉवर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मकई की प्रतीक्षा में एस टायरियन विंटरफेल के महान पत्थर की भूल भुलैया में कहीं एक भेड़िया दहाड़ा। यह आवाज महल के ऊपर शोक के झंडे की तरह लटकी हुई थी। टायरियन लैनिस्टर ने अपनी किताबों से ऊपर देखा और कांप उठा। हालांकि पुस्तकालय आरामदायक और गर्म था, भेड़िए की दहाड़ में कुछ ऐसा था। जब डायर वुल्फ ने फिर से दहाड़ लगाई तो टायरियन ने अपनी किताब के चमड़े के भारी कवर को बंद कर दिया, जो एक बहुत पहले मर चुके मास्टर द्वारा मौसमों के परिवर्तन पर 100 साल पुराना प्रवचन था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से जम्हाई को ढक लिया। उसका रीडिंग लैंप टिमटिमा रहा था। उसका तेल लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि भोर की रोशनी ऊंची खिड़कियों से रिस रही थी। वह पूरी रात ऐसा ही करता रहा था, लेकिन यह कोई नई बात नहीं थी। टायरियन लैनिस्टर ज्यादा सोने वाला नहीं था। बेंच से नीचे उतरते समय उसके पैर अकड़ गए थे और दर्द कर रहे थे। उसने उनमें कुछ जान डाली और भारी लंगड़ाते हुए टेबल पर गया, जहां सेप्टन धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। उसका सिर उसके सामने एक खुली किताब पर टिका हुआ था। टायरियन ने शीर्षक पर नजर डाली, ग्रैंड मास्टर एथेलम्योर का जीवन। कोई आश्चर्य नहीं, चाइल्ड, उसने धीरे से कहा। युवक ने चौंक कर पलकें झपकाईं, भ्रमित होकर अपने आदेश के क्रिस्टल को अपनी चांदी की चेन पर बेतहाशा झूलते हुए देखा। मैं अपना उपवास तोड़ने जा रहा हूं। ध्यान रखें कि आप किताबों को अलमारियों में वापस रख दें। वेलेरियन स्क्रॉल के साथ नरमी बरतें। चर्मपत्र बहुत सूखा है। आयरमिडन के इंजन ऑफ वॉर काफी दुर्लभ हैं और आपकी ही एकमात्र पूरी कॉपी है जो मैंने कभी देखी है। चैले ने उसे देखा, अभी भी आधा सोया हुआ था। धैर्यपूर्वक टायरियन ने अपने निर्देशों को दोहराया, फिर सेप्टन को कंधे पर थपथपाया और उसे उसके काम पर छोड़ दिया। बाहर सुम्मे से आसार नाट्याकिनस। टायरियन ने सुबह की ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भर लिया और लाइब्रेरी टावर के बाहरी हिस्से के चारों ओर घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। यह धीमी गति से चल रहा था। सीढ़ियां ऊंची और संकरी थीं, जबकि उसके पैर छोटे और मुड़े हुए थे। उगते सूरज ने अभी तक विंटरफेल की दीवारों को साफ नहीं किया था, लेकिन नीचे यार्ड में लोग पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। सैंडर क्लेगन की कर्कश आवाज उसके पास पहुंची। लड़का बहुत समय से मर रहा है, काश वह जल्दी मर जाता। टायरियन ने नीचे देखा और देखा कि हाउंड युवा जोफ्रे के साथ खड़ा था और उनके चारों ओर स्क्वायर झुंड में थे। कम से कम वह चुपचाप मरता है, राजकुमार ने उत्तर दिया। यह भेड़िया है जो शोर करता है। मैं कल रात मुश्किल से सो पाया। क्लेगन ने कठोर पक्की मिट्टी पर एक लंबी छाया डाली, जबकि उसके स्क्वायर ने उसके सिर पर काला हेलमेट उतारा। मैं प्राणी को चुप करा सकता हूं, अगर यह तुम्हें अच्छा लगे, उसने अपने खुले छज्जे के माध्यम से कहा। उसके लड़के ने उसके हाथ में एक लंबी तलवार रखी। उसने सुबह की ठंडी हवा को चीरते हुए उसका वजन परखा। उसके पीछे यार्ड में स्टील पर स्टील की खनक गूंज रही थी। राजकुमार को यह विचार अच्छा लगा। कुत्ते को मारने के लिए कुत्ते को भेजो, उसने कहा। विंटरफेल भेड़ियों से इतना भरा हुआ है
कि स्टार्क्स कभी भी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। टायरियन यार्ड की आखिरी सीढ़ी से कूद गया। मैं असहमत हूं भतीजे, उसने कहा। स्टार्क्स 6 से आगे की गिनती कर सकते हैं। कुछ राजकुमारों के नाम मैं नहीं बता सकता। जोफ्रे में कम से कम शर्माने की शान थी। कहीं से कोई आवाज नहीं, सैंडर ने कहा। उसने अपने हेलमेट से इधर उधर देखा। हवा की आत्माएं। राजकुमार हंसा जैसा कि वह हमेशा हंसता था जब उसका अंगरक्षक यह मम्मर का तमाशा करता था। टायरियन को इसकी आदत थी। यहां नीचे लंबा आदमी जमीन पर नीचे की ओर देखता रहा और उसे देखने का नाटक करता रहा। छोटा सा राजा टायरियन, उसने कहा। माफ कीजिए, मैंने आपको वहां खड़े नहीं देखा। मैं आज आपकी धृष्टता के मूड में नहीं हूं। टायरियन अपने भतीजे की ओर मुड़ा। जोफ्रे, अब समय आ गया है कि आप लॉर्ड एडार्ड और उनकी महिला को बुलाएं, उन्हें अपना दिलासा दें। जोफ्रे उतना चिड़चिड़ा लग रहा था जैसा केवल एक बालक राजकुमार दिख सकता है। मेरे दिलासे से उन्हें क्या फायदा होगा? कोई नहीं, टायरियन ने कहा। फिर भी आपसे इसकी उम्मीद की जाती है। आपकी अनुपस्थिति नोट कर ली गई है। स्टार्क लड़का मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जोफ्रे ने कहा। मैं महिलाओं का विलाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। टायरियन लैनिस्टर ने हाथ बढ़ाकर अपने भतीजे के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। लड़के का गाल लाल होने लगा। एक शब्द, टायरियन ने कहा, और मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। लेकिन पहले तुम लॉर्ड और लेडी स्टार्क के पास जाओ और उनके सामने घुटनों के बल गिरो और उन्हें बताओ कि तुम कितने दुखी हो, और अगर तुम इस मुश्किल घड़ी में उनके या उनके लिए कुछ भी कर सकते हो तो तुम उनकी सेवा में हो और तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। क्या तुम समझे? क्या तुम समझे? लड़का ऐसा लग रहा था मानो वह रोने वाला था। इसके बजाय वह एक कमजोर सिर हिलाने में कामयाब रहा। फिर वह मुड़ा और अपना गाल पकड़े हुए आंगन से भाग गया। टायरियन ने उसे भागते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक छाया पड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि क्लेगन एक चट्टान की तरह ऊपर मंडरा रहा था। उसका कालिक सा काला कवच सूरज को ढक रहा था। उसने अपने हेलमेट पर लगा छज्जा नीचे कर लिया था। यह एक गुर्राते हुए काले कुत्ते की तरह बना था जिसे देखना डरावना था। लेकिन टायरियन ने हमेशा सोचा था कि यह क्लेगन के भयानक रूप से जले हुए चेहरे की तुलना में एक बेहतरीन सुधार है। राजकुमार को यह याद होगा, छोटे स्वामी, हाउंड ने उसे चेतावनी दी। हेलमेट ने उसकी हंसी को खोखली गड़गड़ाहट में बदल दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह याद रखे, टायरियन लैनिस्टर ने उत्तर दिया। अगर वह भूल जाता है तो एक अच्छा कुत्ता बनो और उसे याद दिलाओ। उसने आंगन के चारों ओर नजर घुमाई। क्या तुम जानते हो कि मैं अपने भाई को कहां पा सकता हूं? रानी के साथ उपवास तोड़ते हुए। आह, टायरियन ने कहा। उसने सैंडर क्लेगन को एक औपचारिक इशारा दिया और सीटी बजाते हुए अपने छोटे पैरों की तरह तेजी से चला गया। उसे आज हाउंड को आजमाने वाले पहले शूरवीर पर दया आ गई। वह आदमी गुस्सैल स्वभाव का था। गेस्ट हाउस के सुबह के कमरे में एक ठंडा नीरस भोजन परोसा गया था। जैमी सेर्सी और बच्चों के साथ टेबल पर बैठा था। धीमी दबी हुई आवाज में बात कर रहा था। क्या रॉबर्ट अभी भी बिस्तर पर है? टायरियन ने पूछा जब वह बिना बुलाए टेबल पर बैठा था। उसकी बहन ने उसे उसी तरह की हल्की सी घृणा के भाव से देखा जैसा कि उसके जन्म के दिन से था। राजा बिल्कुल भी नहीं सोया है, उसने उससे कहा। वह लॉर्ड एडार्ड के साथ है। उसने उनके दुख को दिल से लगा लिया है। उसका दिल बहुत बड़ा है, हमारे रॉबर्ट, जैमी ने एक आलसी मुस्कान के साथ कहा। जैमी ने बहुत कम ही ऐसी चीजों को गंभीरता से लिया था। टायरियन अपने भाई के बारे में यह जानता था और उसने उसे माफ कर दिया। अपने बचपन के सभी भयानक लंबे वर्षों के दौरान केवल जैमी ने ही उसे कभी थोड़ा बहुत स्नेह या सम्मान दिखाया था और इसके लिए टायरियन उसे लगभग कुछ भी माफ करने को तैयार था। एक नौकर आया। रोटी, टायरियन ने उससे कहा, और 2 छोटी मछलियां और उन्हें धोने के लिए एक मग अच्छी डार्क बियर। ओह, और थोड़ा बेकन। इसे तब तक जलाएं जब तक यह काला ना हो जाए। आदमी ने सिर झुकाया और चला गया। टायरियन अपने भाई बहनों की ओर मुड़ा। जुड़वां, नर और मादा, वे आज सुबह बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों ने अपनी आंखों से मेल खाते गहरे हरे रंग का चयन किया था। उनके सुनहरे कर्ल एक फैशनेबल टंबल थे
और कलाई, उंगलियों और गले पर सोने के गहने चमक रहे थे। टायरियन ने सोचा कि जुड़वां होना कैसा होगा और उसने फैसला किया कि वह नहीं जानना चाहेगा। हर दिन खुद को आईने में देखना काफी बुरा है। वह एक ऐसा विचार था जो सोचने के लिए बहुत भयानक था। राजकुमार टॉमन ने बात की। क्या आपको ब्रैंड के बारे में कोई खबर है अंकल? मैं कल रात बीमार कमरे में रुका था, टायरियन ने घोषणा की। कोई बदलाव नहीं हुआ। मास्टर ने इसे एक उम्मीद का संकेत माना। मैं नहीं चाहता कि ब्रैंडन मर जाए, टॉमन ने डरते हुए कहा। वह एक प्यारा लड़का था, अपने भाई की तरह नहीं, लेकिन फिर जैमी और टायरियन खुद भी मटर की टोकरी से कमतर थे। लॉर्ड एडार्ड का एक भाई भी था जिसका नाम ब्रैंडन था, जैमी ने सोचा। टारगेरियन द्वारा मारे गए बंधकों में से एक। यह एक अशुभ नाम लगता है। ओह, इतना अशुभ नहीं निश्चित रूप से, टायरियन ने कहा। नौकर उसकी प्लेट ले आया। उसने काली रोटी का एक टुकड़ा फाड़ दिया। सेर्सी उसे सावधानी से देख रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? टायरियन ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी। क्यों? बस इतना कि टॉमन अपनी इच्छा पूरी कर सके। मास्टर को लगता है कि लड़का अभी भी जीवित रह सकता है। उसने बियर का एक घूंट लिया। मिर्सेला ने खुशी से हाँफते हुए कहा और टॉमन घबराकर मुस्कुराया। लेकिन यह वे बच्चे नहीं थे जिन्हें टायरियन देख रहा था। जैमी और सेर्सी के बीच जो नजर गुजरी वह 1 सेकंड से ज्यादा नहीं चली, लेकिन उसने इसे मिस नहीं किया। फिर उसकी बहन ने अपनी नजर मेज पर गिरा दी। यह कोई दया नहीं है। ये उत्तरी देवता बच्चे को इस तरह के दर्द में रहने देने के लिए क्रूर हैं। मास्टर के शब्द क्या थे? जैमी ने पूछा। जब उसने बेकन को काटा तो वह चटकने लगा। टायरियन ने एक पल के लिए सोच समझकर चबाया और कहा, उसे लगता है कि अगर लड़का मरने वाला होता तो वह पहले ही मर चुका होता। 4 दिन हो गए हैं और कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या ब्रैंड ठीक हो जाएगा अंकल? अंकल? छोटी मिर्सेला ने पूछा। उसमें अपनी मां की सारी खूबसूरती थी, लेकिन उसकी प्रकृति का कुछ भी नहीं था। उसकी पीठ टूट गई है, छोटे, टायरियन ने उससे कहा। गिरने से उसके पैर भी टूट गए हैं। वे उसे शहद और पानी से जिंदा रखते हैं, नहीं तो वह भूख से मर जाएगा। शायद अगर वह जाग जाए तो वह असली खाना खा सकेगा, लेकिन वह फिर कभी नहीं चल पाएगा। अगर वह जाग जाए, सेर्सी ने दोहराया। क्या यह संभव है? केवल भगवान ही जानते हैं, टायरियन ने उससे कहा। मास्टर केवल उम्मीद करता है। उसने कुछ और रोटी चबाई। मैं कसम खा सकता हूं कि उसका भेड़िया लड़के को जिंदा रख रहा है। वह प्राणी दिन रात उसकी खिड़की के बाहर चिल्लाता रहता है। हर बार जब वे उसे भगाते हैं तो वह वापस आ जाता है। मास्टर ने कहा कि उन्होंने शोर को रोकने के लिए एक बार खिड़की बंद की थी और ब्रैंड कमजोर लग रहा था। जब उन्होंने इसे फिर से खोला तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रानी कांप उठी। उन जानवरों में कुछ अप्राकृतिक है, उसने कहा। वे खतरनाक हैं। मैं उनमें से किसी को भी हमारे साथ दक्षिण की ओर नहीं आने दूंगा। जैमी ने कहा, बहन, उन्हें रोकना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। वे उन लड़कियों का हर जगह पीछा करते हैं। टायरियन ने अपनी मछली पर काम शुरू किया। तो क्या तुम जल्द ही जा रहे हो? इतने जल्दी नहीं, सेर्सी ने कहा। फिर उसने भौहें सिकोड़ी। क्या हम जा रहे हैं? उसने दोहराया। तुम्हारा क्या? भगवान, मुझे मत बताना कि तुम यहां रहोगे। टायरियन ने कंधे उचका दिए। बेंजन स्टार्क अपने भाई के कमीने के साथ नाइट वॉच में लौट रहा है। मेरा मन उनके साथ जाने और इस दीवार को देखने का है, जिसके बारे में हम सभी ने बहुत सुना है। जैमी मुस्कुराई। मुझे आशा है कि तुम हम पर काला जादू करने के बारे में नहीं सोच रहे हो प्यारे भाई। टायरियन हंसा। क्या मैं ब्रह्मचारी? वेश्याएं डोर्न से कैस्टरली रॉक तक भीख मांगती रहेंगी। नहीं टॉमन, मायरसेला, आओ। वह सुबह के कमरे से तेजी से आगे बढ़ी। उसकी ट्रेन और उसके पिल्ले उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैमे लैनिस्टर ने अपने भाई को उन ठंडी हरी आंखों से सोच समझकर देखा। स्टार्क अपने बेटे को मौत की छाया में छोड़कर विंटरफेल छोड़ने के लिए कभी सहमत नहीं होगा। अगर रॉबर्ट आज्ञा देगा तो वह ऐसा करेगा, टायरियन ने कहा। और रॉबर्ट आज्ञा देगा, लॉर्ड एडार्ड किसी भी मामले में लड़के के लिए कुछ नहीं कर सकते। वह उसकी पीड़ा को समाप्त कर सकता है, जैमी ने कहा। मैं करता अगर यह मेरा बेटा होता। यह एक दया होगी। मैं लॉर्ड एडार्ड को यह सुझाव देने के खिलाफ सलाह देता हूं प्यारे भाई, टायरियन ने कहा।
वह इसे अच्छी तरह से नहीं लेगा। अगर लड़का बच भी जाता है तो वह अपंग होगा, अपंग से भी बदतर। एक विचित्र, मुझे एक अच्छी साफ मौत दो, टायरियन ने एक झटके के साथ जवाब दिया जिसने उसके कंधों को मोड़ दिया। विचित्र लोगों के लिए बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं असहमत हूं। मृत्यु बहुत भयानक रूप से अंतिम है, जबकि जीवन संभावनाओं से भरा है। जैमी मुस्कुराया, तुम एक विकृत छोटे शैतान हो, है ना? ओह हाँ टायरियन मेरे प्यारे भाई, उसने उदास होकर कहा। ऐसे समय होते हैं जब तुम मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देते हो कि तुम किसकी तरफ हो। टायरियन का मुंह सीऊ, रोटी और मछली से भरा हुआ था। उसने सब कुछ धोने के लिए एक घूंट मजबूत काली बियर पी और जैमी की ओर भेड़िए की तरह मुस्कुराया। क्यों जैमी, मेरे प्यारे भाई, उसने कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। तुम जानते हो कि मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूं। जे जॉन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता गया। यह सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था कि यह शायद आखिरी बार हो सकता है। घोस्ट चुपचाप उसके बगल में चला गया। बाहर महल के दरवाजों से बर्फ घूम रही थी और यार्ड में शोर और अराजकता थी, लेकिन मोटी पत्थर की दीवारों के अंदर अभी भी गर्मी और शांति थी। जॉन की पसंद के हिसाब से बहुत शांति। वह सीढ़ियों पर पहुंचा और डरकर एक लंबे समय तक खड़ा रहा। घोस्ट ने उसका हाथ चूमा। उसने उससे हिम्मत पाई। वह सीधा हुआ और कमरे में दाखिल हुआ। लेडी स्टार्क उसके बिस्तर के पास थी। वह लगभग पखवाड़े भर से दिन रात वहां थी। एक पल के लिए भी उसने ब्रैंड का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपना खाना वहीं मंगवाया, साथ ही साथ चैम्बर पॉट्स भी, और सोने के लिए एक छोटा सा सख्त बिस्तर। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि वह शायद ही कभी सोई हो। उसने खुद उसे शहद, पानी और जड़ी बूटियों का मिश्रण खिलाया जिससे जीवन बना रहा। एक बार भी वह कमरे से बाहर नहीं गई, इसलिए जॉन दूर रहा। लेकिन अब और समय नहीं था। वह एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ा रहा, बोलने से डरता रहा, करीब आने से डरता रहा। खिड़की खुली थी। नीचे एक भेड़िया चिल्लाया। घोस्ट ने सुना आ नॉय और अपना सिर उठाया। लेडी स्टार्क ने देखा। एक पल के लिए वह उसे पहचानती नहीं दिखी। अंत में उसने पलक झपकाई। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने अजीब तरह से सपाट और भावहीन आवाज में पूछा। मैं ब्रैंड से मिलने आया था, जॉन ने कहा, अलविदा कहने के लिए। उसका चेहरा नहीं बदला। उसके लंबे भूरे बाल सुस्त और उलझे हुए थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह 20 साल की हो गई हो। तुमने कह दिया, अब जाओ। उसका एक हिस्सा सिर्फ भागना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह ब्रैंड को फिर कभी नहीं देख पाएगा। वह घबराया हुआ कदम कमरे में ले गया। कृपया, उसने कहा। उसकी आंखों में कुछ ठंडापन था। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ, उसने कहा। हम तुम्हें यहां नहीं चाहते। एक बार ऐसा करने से वह भाग जाता। एक बार ऐसा करने से वह रो भी सकता था। अब यह उसे सिर्फ गुस्सा दिलाता है। वह जल्द ही नाइट वॉच का शपथबद्ध भाई बन जाएगा और कैटलिन टूली स्टार्क से भी ज्यादा खतरनाक खतरों का सामना करना पड़ता है। वह मेरा भाई है, उसने कहा। क्या मैं पहरेदारों को बुलाऊं? उन्हें बुलाओ, जॉन ने विद्रोही स्वर में कहा। तुम मुझे उसे देखने से नहीं रोक सकते। वह बिस्तर को उनके बीच रखते हुए कमरे में चला गया और ब्रैंड को देखा जहां वह लेटा हुआ था। वह उसका एक हाथ पकड़े हुए थी। यह एक पंजे जैसा लग रहा था। यह वह ब्रैंड नहीं था जिसे वह याद करता था। उसका पूरा मांस निकल चुका था। उसकी त्वचा हड्डियों पर छड़ियों की तरह कसी हुई थी। कंबल के नीचे उसके पैर इस तरह मुड़े हुए थे कि जॉन को उल्टी आ रही थी। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में धंसी हुई थीं, खुली हुई थीं, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। गिरने से वह किसी तरह सिकुड़ गया था। वह आधा पत्ता दिख रहा था, मानो पहली तेज हवा उसे उसकी कब्र में ले जाएगी। फिर भी उन टूटी हुई पसलियों के कमजोर पिंजरे के नीचे उसकी छाती हर उथली सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। ब्रैन, उसने कहा, मुझे खेद है कि मैं पहले नहीं आया। मैं डर गया था। वह अपने गालों पर आंसुओं को लुढ़कता हुआ महसूस कर सकता था। जॉन को अब कोई परवाह नहीं थी। मत मरो ब्रैन, प्लीज। हम सब तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। मैं और रॉब और लड़कियां, हर कोई लेडी स्टार्क देख रही थी। उसने एक भी चीख नहीं लगाई थी।
जॉन ने इसे स्वीकृति के रूप में लिया। खिड़की के बाहर भयंकर भेड़िया फिर से चिल्लाया। वह भेड़िया जिसका नाम लेने का ब्रैंड के पास समय नहीं था। मुझे अब जाना है, जॉन ने कहा। अंकल बेनजेन इंतजार कर रहे हैं। मुझे उत्तर की ओर दीवार पर जाना है। हमें आज ही निकलना है, इससे पहले कि बर्फ गिरे। उसे याद आया कि यात्रा की संभावना से ब्रैंड कितना उत्साहित था। यह उससे परे था उसे इस तरह पीछे छोड़ने का विचार। जॉन ने अपने आंसू पोंछे, झुके और अपने भाई के होठों पर हल्के से चूमा। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ यहां रहे, लेडी स्टार्क ने धीरे से कहा। जॉन ने उसे देखा, सावधान। वह उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। वह उससे बात कर रही थी, लेकिन उसके एक हिस्से के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में था ही नहीं। मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, उसने उदास होकर कहा। वह मेरा खास लड़का था। मैं सेप्ट में गई और भगवान के 7 चेहरों से 7 बार प्रार्थना की कि नेड अपना मन बदल ले और उसे यहां मेरे पास छोड़ दे। कभी कभी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जॉन को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने एक अजीब चुप्पी के बाद कहा। उसकी आंखों ने उसे पाया, वे जहर से भरी थीं। मुझे तुम्हारी किसी भी माफी की जरूरत नहीं है, कमीने। जॉन ने अपनी आंखें नीची कर लीं। वह ब्रैन के एक हाथ को सहला रही थी। उसने दूसरा हाथ लिया, उसे दबाया, उंगलियां पक्षियों की हड्डियों जैसी। अलविदा, उसने कहा। वह दरवाजे पर था जब उसने उसे पुकारा। जॉन, उसने कहा। उसे चलते रहना चाहिए था, लेकिन उसने पहले कभी उसका नाम नहीं पुकारा था। उसने मुड़कर देखा कि वह उसके चेहरे को देख रही थी, जैसे कि वह उसे पहली बार देख रही हो। हाँ, उसने कहा। यह तुम्हें होना चाहिए था, उसने उससे कहा। फिर वह ब्रैन की ओर मुड़ी और रोने लगी। उसका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। जॉन ने उसे पहले कभी रोते नहीं देखा था। यार्ड तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ा। बाहर हर जगह शोर और भ्रम था। गाड़ियां भरी जा रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे, घोड़ों को जोता जा रहा था और काठी लगाई जा रही थी और अस्तबल से बाहर निकाला जा रहा था। हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी और हर कोई वहां से जाने के लिए मचल रहा था। रॉब इसके बीच में था, उनमें से सबसे अच्छे के साथ आदेश चिल्ला रहा था। वह हाल ही में बड़ा हुआ लग रहा था, जैसे कि ब्रैन के गिरने और उसकी मां के पतन ने किसी तरह उसे मजबूत बना दिया था। ग्रे विंड उसके बगल में था। अंकल बेनजेन आपको ढूंढ रहे हैं, उसने जॉन से कहा। वह 1 घंटे पहले चले जाना चाहता था। मुझे पता है, जॉन ने कहा। जल्द ही। उसने शोर और भ्रम को देखते हुए चारों ओर देखा। छोड़ना जितना मैंने सोचा था उससे अधिक कठिन है, मेरे लिए भी, रॉब ने कहा। उसके बालों में बर्फ थी जो उसके शरीर की गर्मी से पिघल रही थी। क्या तुमने उसे देखा? जॉन ने सिर हिलाया। खुद पर बोलने का भरोसा नहीं कर रहा था। वह मरने वाला नहीं है, रॉब ने कहा। मुझे पता है। तुम स्टार्क्स को मारना मुश्किल है, जॉन ने सहमति व्यक्त की। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम पूरी तरह काले रंग के कपड़े पहने होगे। जॉन ने खुद को वापस मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। यह हमेशा मेरा रंग था। आपको लगता है कि यह कब तक रहेगा? जल्द ही, रॉब ने वादा किया। उसने जॉन को अपनी ओर खींचा और उसे जोर से गले लगा लिया। अलविदा, स्नो। जॉन ने उसे वापस गले लगाया। और तुम, स्टार्क, ब्राउन का ख्याल रखना। मैं रखूंगा। वे अलग हो गए और एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगे। अंकल बेंजेन ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हें अस्तबल में भेज दूंगा, रॉब ने आखिरकार कहा। मुझे एक और विदाई देनी है, जॉन ने उससे कहा। तो मैंने तुम्हें नहीं देखा है, रॉब ने जवाब दिया। जॉन ने उसे बर्फ में वहीं खड़ा छोड़ दिया, जो गाड़ियों और भेड़ियों और घोड़ों से घिरा था। आर्या को बस इशारा करना था और भेड़िया कमरे में दौड़ता हुआ आता, अपने जबड़े में रेशम का कुछ टुकड़ा पकड़ता और उसे वापस ले आता। लेकिन जब उसे भूत की गंध आई तो वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और उन पर चिल्लाने लगी। आर्या ने अपने पीछे देखा, जॉन को देखा और अपने पैरों पर कूद पड़ी। उसने अपनी पतली बाहों को उसके गले में कसकर लपेट लिया। मुझे डर था कि तुम चले गए हो, उसने कहा। उसकी सांस उसके गले में अटक रही थी। वे मुझे अलविदा कहने के लिए बाहर नहीं जाने देंगे। अब तुमने क्या किया? जॉन खुश था। आर्या ने खुद को उससे अलग किया
और एक चेहरा बनाया। कुछ नहीं, मैंने सब कुछ पैक कर लिया था। उसने विशाल संदूक की ओर इशारा किया जो 1/3 से ज्यादा नहीं भरा था, और कमरे में बिखरे कपड़ों की ओर। सेप्टा मोर्डेन कहती है कि मुझे यह सब फिर से करना होगा। मेरी चीजें ठीक से तह नहीं की गई थीं, वह कहती है। एक अच्छी दक्षिणी महिला अपने कपड़ों को पुराने चीथड़ों की तरह संदूक के अंदर नहीं फेंकती। वह कहती है, क्या तुमने यही किया छोटी बहन? ठीक है, वे वैसे भी गड़बड़ हो जाएंगे, उसने कहा। कौन परवाह करता है कि वे कैसे मुड़े हैं? सेप्टा मोर्डेन, जॉन ने उससे कहा। मुझे नहीं लगता कि वह निमेरिया की मदद भी चाहेगी। मादा भेड़िया ने अपनी गहरी सुनहरी आंखों से उसे चुपचाप देखा। यह ठीक ही है, मेरे पास आपके लिए कुछ है जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और इसे बहुत सावधानी से पैक करना होगा। उसका चेहरा चमक उठा। कोई उपहार? आप इसे ऐसा कह सकते हैं। दरवाजा बंद करो। सतर्क लेकिन उत्साहित, आर्य ने हॉल की जांच की। निमेरिया, यहां? गार्ड? उसने भेड़िए को घुसपैठियों की चेतावनी देने के लिए वहां छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तब तक जॉन ने उसे लपेटे हुए चिथड़े खींच लिए थे। उसने उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। आर्य की आंखें चौड़ी हो गईं, काली आंखें, उसकी तरह। एक तलवार, उसने एक छोटी धीमी सांस में कहा। म्यान नरम ग्रे चमड़े का था, पाप की तरह लचीला। जॉन ने ब्लेड को धीरे से बाहर निकाला ताकि वह स्टील की गहरी नीली चमक देख सके। यह कोई खिलौना नहीं है, उसने उससे कहा। सावधान रहो, तुम खुद को काट मत लो। किनारे काफी तेज हैं जिनसे शेव की जा सकती है। लड़कियां शेव नहीं करती, आर्य ने कहा। शायद उन्हें करना चाहिए। क्या तुमने कभी सेप्टा के पैर देखे हैं? ब्रेवोस पेंटोस और मायर और अन्य फ्री सिटीज में इसी तरह की तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। यह किसी आदमी का सिर नहीं काटेगी, लेकिन अगर आप काफी तेज हैं तो यह उसे छेदों से भर सकती है। मैं तेज हो सकती हूं, आर्या ने कहा। आपको हर दिन इस पर काम करना होगा। उसने तलवार उसके हाथों में दी, उसे दिखाया कि इसे कैसे पकड़ना है, और पीछे कदम रखा। कैसा लगता है? क्या आपको संतुलन पसंद है? मुझे लगता है कि हां, आर्या ने कहा। पहला सबक, जॉन ने कहा, उन्हें नुकीले सिरे से मारो। आर्या ने उसे अपने ब्लेड के सपाट हिस्से से हाथ पर एक तमाचा मारा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। वार चुप गया, लेकिन जॉन ने खुद को एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराते हुए पाया। मुझे पता है कि कौन सा छोर इस्तेमाल करना है, आर्या ने कहा। उसके चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था। सेप्टा मोर्डेन इसे मुझसे छीन लेगी। किंग्स लैंडिंग एक सच्चा शहर है जो विंटरफेल से 1000 गुना बड़ा है। जब तक तुम्हें कोई साथी नहीं मिल जाता, तब तक देखो कि वे यार्ड में कैसे लड़ते हैं। दौड़ो और सवारी करो, खुद को मजबूत बनाओ, और तुम जो भी करो। आर्या जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने एक साथ कहा, मत बताओ संसा। जॉन ने उसके बाल बिखेर दिए। मुझे तुम्हारी याद आएगी छोटी बहन। अचानक ऐसा लगा कि वह रोने वाली है। काश तुम हमारे साथ आ रही होती। अलग अलग रास्ते कभी कभी एक ही महल की ओर ले जाते हैं। कौन जानता है, अब उसे बेहतर महसूस हो रहा था। वह खुद को दुखी नहीं होने देगा। मुझे जाना चाहिए। अगर मैं अंकल बेन को और इंतजार करवाता रहा तो मैं अपना पहला साल दीवार पर चैम्बर पॉट खाली करते हुए बिताऊंगा। आर्या आखिरी बार गले लगाने के लिए उसके पास दौड़ी। पहले तलवार नीचे रखो, जॉन ने उसे हंसते हुए चेतावनी दी। उसने उसे लगभग शर्मीले ढंग से एक तरफ रख दिया और उसे चूमने लगी। जब वह दरवाजे पर वापस मुड़ा तो वह उसे फिर से पकड़े हुए थी, संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं लगभग भूल ही गया था, उसने उससे कहा। सभी बेहतरीन तलवारों के नाम होते हैं। बर्फ की तरह, उसने कहा। उसने अपने हाथ में ब्लेड को देखा। क्या इसका कोई नाम है? ओह, मुझे बताओ। क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकते? जॉन ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज। आर्या पहले तो हैरान लग रही थी, फिर उसे यह बात समझ में आ गई। वह बहुत तेज थी। उन्होंने इसे एक साथ कहा, सुई। उसकी हंसी की याद ने उत्तर की ओर लंबी यात्रा में उसे गर्म कर दिया। डी डेनरीज एनरीज टारग्रियन ने पेंटोस की दीवारों से परे
एक मैदान में डर और बर्बर वैभव के साथ खाल ड्रोगो से शादी की, क्योंकि डोथराकी का मानना था कि मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण सभी काम खुले आसमान के नीचे किए जाने चाहिए। ड्रोगो ने अपने खलासर को अपने पास बुलाया था और वे आए थे। 40,000 डोथराकी योद्धा और अनगिनत महिलाएं, बच्चे और दास। शहर की दीवारों के बाहर उन्होंने अपने विशाल झुंडों के साथ डेरा डाला, बुनी हुई घास के महल बनाए, जो कुछ भी दिखाई दिया उसे खा लिया और हर गुजरते दिन के साथ पेंटोस के अच्छे लोगों को और अधिक चिंतित कर दिया। मेरे साथी मजिस्ट्रेटों ने शहर के गार्ड के आकार को दोगुना कर दिया है। इल्यूरियो ने उन्हें एक रात ड्रोगो के घर में हनी डक और ऑनरेंज स्नैप मिर्च की प्लेटों पर बताया। खल उसके खलासर में शामिल हो गया था। उसकी संपत्ति डेनरीज और उसके भाई को शादी तक दे दी गई थी। सबसे अच्छा होगा कि हम राजकुमारी डेनरीज की जल्दी से शादी कर लें, इससे पहले कि वे पेंटोस की आधी संपत्ति को भाड़े के सैनिकों और बहादुरों को दे दें। सर जोरा मोरमोंट ने मजाक किया। निर्वासित ने उस रात अपने भाई को अपनी तलवार देने की पेशकश की थी जिस रात डेनी को खाल ड्रोगो को बेचा गया था। विसेरीज ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया था। तब से मोरमोंट उनका निरंतर साथी रहा है। मैजिस्टर इल्यूरियो अपनी कांटेदार दाढ़ी के बीच से हल्के से हंसा, लेकिन विसेरीज मुस्कुराया तक नहीं। अगर वह चाहे तो कल उसे ले सकता है, उसके भाई ने कहा। उसने डेनी की ओर देखा और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। जब तक वह कीमत चुकाता है। इल्यूरियो ने हवा में एक सुस्त हाथ लहराया। उसकी मोटी उंगलियों पर अंगूठियां चमक रही थीं। मैंने तुमसे कहा था, सब तय हो गया है। मेरा विश्वास करो, खाल ने तुम्हें एक मुकुट देने का वादा किया है और तुम्हें वह मिलेगा। हाँ, लेकिन कब? जब खाल चुनेगा, इल्यूरियो ने कहा। वह पहले लड़की को लेगा और उनकी शादी होने के बाद उसे मैदानों में जुलूस निकालना होगा और उसे वैस दोथराक में दोष खलीन के सामने पेश करना होगा। उसके बाद शायद, अगर शगुन युद्ध के पक्ष में है। विसेरीज अधीरता से उबल पड़ी। मैं डोथराकी के शगुन पर पेशाब करता हूं। मेरे पिता के सिंहासन पर सूदखोर बैठा है। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? इल्यूरियो ने जोर से कंधे उचकाए। आपने अपने जीवन का अधिकांश समय इंतजार किया है महान राजा। कुछ और महीने, कुछ और साल क्या मायने रखते हैं? सर जोरा, जो वैस डोथराक तक पूर्व की ओर यात्रा कर चुके थे, ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपको धैर्य रखने की सलाह देता हूं महामहिम। डोथराकी अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन वे अपने समय पर काम करते हैं। एक कमतर व्यक्ति खाल से एक एहसान मांग सकता है, लेकिन उसे कभी भी उसे डांटने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। विसेरीज भड़क गए। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ मोरमोंट, नहीं तो मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। मैं कोई कमतर व्यक्ति नहीं हूं। मैं 7 राज्यों का असली स्वामी हूं। ड्रैगन भीख नहीं मांगता। सर जोरा ने सम्मानपूर्वक अपनी आंखें नीची कर ली। इल्यूरियो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बत्तख से एक पंख फाड़ लिया। शहद और तेल उसकी उंगलियों पर बह गया और उसकी दाढ़ी में टपक गया जब वह कोमल मांस को कुतर रहा था। अब कोई ड्रैगन नहीं है, डैनी ने अपने भाई को घूरते हुए सोचा, हालांकि वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। फिर भी उस रात उसने एक का सपना देखा। विसेरीज उसे मार रहा था, उसे चोट पहुंचा रहा था। वह नग्न थी, डर से अनाड़ी। वह उससे दूर भागी, लेकिन उसका शरीर मोटा और भद्दा लग रहा था। उसने उसे फिर से मारा। वह लड़खड़ा गई और गिर गई। तुमने ड्रैगन को जगा दिया, उसने उसे लात मारते हुए चिल्लाया। तुमने ड्रैगन को जगह दिया, तुमने ड्रैगन को जगा दिया। उसकी जांघें खून से सनी हुई थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और कराह उठी, मानो जवाब में एक भयानक चीरने की आवाज और किसी बड़ी आग की चिंगारी थी। जब उसने फिर से देखा तो विसेरीज चला गया था। चारों ओर आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं और उनके बीच में ड्रैगन था। उसने अपना बड़ा सिर धीरे से घुमाया। जब उसकी पिघली हुई आंखें उसकी आंखों से मिलीं, तो वह कांपती हुई और पसीने की एक महीन चमक से लथपथ होकर जाग उठी। वह कभी इतनी डरी नहीं थी, जब तक कि आखिरकार उसकी शादी का दिन नहीं आ गया। समारोह भोर में शुरू हुआ और शाम तक चलता रहा। शराब पीने, दावत और लड़ाई का एक अंतहीन दिन। घास के महलों के बीच एक शक्तिशाली मिट्टी का रैंप बनाया गया था और वहां डैनी खाल ड्रोगो के बगल में बैठी थी, डोथराकी के उबलते समुद्र के ऊपर।
उसने कभी एक जगह पर इतने सारे लोगों को नहीं देखा था, न ही इतने अजीब और डरावने लोगों को। घुड़सवारों के सरदार जब मुक्त शहरों का दौरा करते थे तो वे भले ही महंगे कपड़े और मीठी खुशबू पहनते हों, लेकिन खुले आसमान के नीचे वे पुराने तौर तरीके ही अपनाते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही नंगी छाती पर चमड़े की बनी बनियान और कांस्य पदक बेल्ट से बंधे घोड़े के बालों से बनी लेगिंग पहनते थे, और योद्धा अपनी लंबी चोटियों को गड्ढों से चर्बी से चिकनात करते थे। वे शहद और मिर्च के साथ भुने हुए घोड़े के मांस पर लट्टू हो जाते थे। किन्वित घोड़ी के दूध और इलीरियो की बढ़िया मदिरा पीकर अचेत हो जाते थे और आग के पार एक दूसरे पर मजाक करते थे। उनकी आवाजें डैनी के कानों में कर्कश और विदेशी लगती थीं। विसेरीज उसके ठीक नीचे बैठा था, छाती पर लाल रंग के ड्रैगन के साथ एक नए काले ऊनी अंगरखा में शानदार। इलीरियो और सर जोरा उसके बगल में बैठे थे। उनका स्थान बहुत सम्मान का था, खाल के अपने खूनी सवारों के ठीक नीचे, लेकिन डैनी अपने भाई की बकाइन आंखों में गुस्सा देख सकती थी। उसे उसके नीचे बैठना पसंद नहीं था, और जब दासों ने खाल और उसकी दुल्हन को पहले प्रत्येक व्यंजन परोसा और उन्हें उन हिस्सों में से परोसा जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो वह भड़क गया। वह अपने आक्रोश को दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे दबाया। हर घंटे उसके व्यक्तित्व के अपमान पर उसका मूड और भी खराब होता जा रहा था। डैनी ने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था जितना कि उस विशाल भीड़ के बीच बैठी हुई थी। उसके भाई ने उसे मुस्कुराने के लिए कहा था, और इसीलिए वह तब तक मुस्कुराती रही जब तक कि उसका चेहरा दर्द करने लगा और उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। उसने उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर विसेरी उसे रोता हुआ देखेगा तो वह कितना गुस्सा होगा। उसे डर था कि खाल ड्रोगो कैसे प्रतिक्रिया देगा। उसके लिए खाना लाया गया। मांस के भाप से भरे जोड़ से जोड़ और मोटे काले सॉसेज और डोथरा की ब्लड पाई, और बाद में पेंटोस की रसोई से फल और स्वीट ग्रास स्टू और नाजुक पेस्ट्री। लेकिन उसने सब कुछ टाल दिया। उसका पेट उबल रहा था और वह जानती थी कि वह इसे दबा नहीं सकती। बात करने वाला कोई नहीं था। खाल ड्रोगो ने अपने ब्लड राइडर्स को आदेश और मजाक उड़ाया और उनके जवाबों पर हंसा, लेकिन उसने अपने बगल में बैठी डैनी की तरफ शायद ही देखा। उनके पास कोई आम भाषा नहीं थी। डोथरा की उसके लिए समझ से परे था, और खल को मुक्त शहरों के कमीने वैलेरियन के केवल कुछ शब्द ही पता थे, तथा 7 राज्यों की सामान्य भाषा के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता था। वह इल्लिरियो और उसके भाई की बातचीत का भी स्वागत करती, लेकिन वे उसे सुनने के लिए बहुत नीचे थे। इसलिए वह अपनी शादी के रेशमी वस्त्रों में बैठी, शहद वाली शराब का प्याला पीती हुई, खाने से डरती हुई, चुपचाप खुद से बातें करती हुई। मैं ड्रैगन का खून हूं, उसने खुद से कहा। मैं डेनरीस स्टोनबोर्न हूं, ड्रैगन स्टोन की राजकुमारी, एगॉन द कॉन्करर के खून और बीज की। सूरज आसमान में सिर्फ 1/4 ही ऊपर गया था जब उसने अपने पहले आदमी को मरते देखा। ढोल बज रहे थे और कुछ महिलाएं खाल के लिए नाच रही थीं। ड्रोगो बिना किसी भाव के देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उनकी हरकतों का अनुसरण कर रही थीं, और समय समय पर वह महिलाओं के लिए लड़ने के लिए कांस्य पदक नीचे फेंक देता था। योद्धा भी देख रहे थे। उनमें से एक ने उसे आखिरकार घेरे में कदम रखा, एक नर्तकी को हाथ से पकड़ा, उसे नीचे जमीन पर धकेला और वहीं उस पर चढ़ गया जैसे एक घोड़ा घोड़ी पर चढ़ता है। इल्लिरियो ने उसे बताया था कि ऐसा हो सकता है। डोथरा की अपने झुंड के जानवरों की तरह संभोग करते हैं। खलासर में कोई गोपनीयता नहीं होती और वे पाप या शर्म को नहीं समझते जैसे हम समझते हैं। डैनी ने जोड़ी से दूर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वह डर गई, लेकिन एक दूसरा योद्धा आगे बढ़ा और एक तीसरा, और जल्द ही उसकी आंखों को हटाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर 2 पुरुषों ने उसी महिला को पकड़ लिया। उसने एक चीख सुनी, एक धक्का देखा और पलक झपकते ही अरख बाहर आ गए। लंबे उस्तरा नुकीले ब्लेड, आधी तलवार और आधी दरांती। मौत का एक नृत्य शुरू हुआ जब योद्धाओं ने चक्कर लगाया और वार किया, एक दूसरे की ओर छलांग लगाई, अपने सिर के चारों ओर ब्लेड घुमाए, प्रत्येक टकराव पर अपमानजनक चीखें निकाली। किसी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। यह उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितनी जल्दी शुरू हुआ था। डैनी की समझ से परे अरख एक साथ कांपने लगे।
एक आदमी एक कदम चूक गया, दूसरे ने अपने ब्लेड को एक सपाट चाप में घुमाया। स्टील ने डोथराकी की कमर के ठीक ऊपर मांस को काट दिया और उसे रीढ़ की हड्डी से लेकर नाभि तक खोल दिया, जिससे उसकी अंतड़ियां धूल में मिल गईं। हारने वाले की मौत के बाद विजेता ने सबसे नजदीकी महिला को पकड़ लिया, वह भी नहीं जिसके लिए वे झगड़ रहे थे, और उसे वहीं पर ले गया। दासों ने शव को ले लिया और नृत्य फिर से शुरू हो गया। मैजिस्टर इलीरियो ने डैनी को इस बारे में भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, कम से कम 3 मौतों के बिना डोथरा की शादी एक नीरस मामला माना जाता है। उसकी शादी विशेष रूप से धन्य रही होगी। दिन खत्म होने से पहले 1 दर्जन पुरुष मर चुके थे। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, डैनी में भय बढ़ता गया, जब तक कि वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। वह डोथराकी से डरती थी, जिसके तरीके विदेशी और राक्षसी लगते थे, जैसे कि वे मानव खाल में जानवर हों और सच्चे इंसान न हों। वह अपने भाई से डरती थी कि अगर वह उसे विफल कर देगी तो वह क्या कर सकता है। सबसे ज्यादा वह इस बात से डरती थी कि आज रात सितारों के नीचे क्या होगा, जब उसका भाई उसे उस विशालकाय व्यक्ति को सौंप देगा, जो उसके बगल में बैठकर शराब पी रहा था और चेहरा कांच से मुखौटे की तरह शांत और क्रूर था। मैं ड्रैगन का खून हूं, उसने खुद से फिर कहा। जब अंततः सूर्य आकाश में नीचे चला गया, तो खाल ड्रोगो ने अपने दोनों हाथ एक साथ ताली बजाई और ढोल, चिल्लाना और जश्न अचानक बंद हो गया। ड्रोगो खड़ा हुआ और डैनी को अपने पास खींचकर खड़ा कर दिया। अब दुल्हन के लिए उपहार देने का समय आ गया था, और उपहारों के बाद वह जानती थी कि सूरज ढलने के बाद पहली सवारी और उसकी शादी की परिणति का समय आ जाएगा। डैनी ने इस विचार को एक तरफ रखने की कोशिश की, लेकिन यह उसे नहीं छोड़ रहा था। उसने खुद को कांपने से बचाने के लिए खुद को गले लगा लिया। उसके भाई विसेरी ने उसे 3 नौकरानियां उपहार में दी। डैनी जानती थी कि उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। इल्लीरियो ने निस्संदेह लड़कियां प्रदान की थीं। इरी और झिकी तांबे की त्वचा वाली डोथराकी थीं, जिनके बाल काले और आंखें बादाम के आकार की थीं। डोरे एक गोरी बालों वाली, नीली आंखों वाली लिसेन लड़की थी। ये कोई आम नौकर नहीं है प्यारी बहन, उसके भाई ने उसे बताया जब उन्हें एक एक करके आगे लाया गया। इलीरियो और मैंने उन्हें तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से चुना है। ईडी तुम्हें घुड़सवारी सिखाएगी, जिकी डोथरा की भाषा, और डोरे है तुम्हें प्रेम की स्त्री कलाएं सिखाएगी। वह थोड़ा मुस्कुराया। वह बहुत अच्छी है। इलीरियो और मैं दोनों ही इस बात की कसम खा सकते हैं। सर जोरा मोरमोंट ने अपने उपहार के लिए माफी मांगी। यह एक छोटी सी चीज है मेरी राजकुमारी, लेकिन एक गरीब निर्वासित के लिए यह सब कुछ है, उसने कहा, और उसके सामने पुरानी किताबों का एक छोटा सा ढेर रख दिया। उसने देखा कि वे 7 राज्यों के इतिहास और गीत थे, जो आम भाषा में लिखे गए थे। उसने पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। मैजिस्टर इलीरियो ने एक आदेश दिया और 4 मजबूत गुलाम तेजी से आगे बढ़े। उनके बीच कांसे में बंधी एक बड़ी देवदार की छाती थी। जब उसने इसे खोला तो उसने पाया कि मुक्त शहरों में सबसे बढ़िया मखमल और डैमस्क का ढेर था, और सबसे ऊपर मुलायम कपड़े में लिपटे 3 विशाल अंडे रखे हुए थे। डैनी ने चौंक कर कहा, वे अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत चीजें थीं, हर एक दूसरे से अलग, इतने समृद्ध रंगों में पैटर्न किए गए कि पहले तो उसे लगा कि वे रत्नों से जड़े हुए हैं, और इतने बड़े कि एक को पकड़ने के लिए उसके दोनों हाथों की जरूरत थी। उसने इसे नाजुक ढंग से उठाया। उम्मीद थी कि यह किसी बढ़िया चीनी मिट्टी या नाजुक तामचीनी या यहां तक कि उड़ा हुआ कांच से बना होगा, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा भारी था, जैसे कि यह ठोस पत्थर से बना हो। खोल की सतह छोटे छोटे तराजू से ढकी हुई थी, और जैसे ही उसने अपनी उंगलियों के बीच अंडे को घुमाया, वे डूबते सूरज की रोशनी में पॉलिश धातु की तरह चमक उठे। एक अंडा गहरे हरे रंग का था, जिसमें चमकदार कांसे के धब्बे थे, जो डैनी के इसे घुमाने के तरीके पर आते और जाते थे। दूसरा हल्का क्रीम रंग का था, जिस पर सोने की धारियां थीं। आखिरी काला था, आधी रात के समुद्र जितना काला, फिर भी लाल रंग की लहरों और घुमावों से जीवंत। वे क्या हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और आश्चर्य से भरी हुई थी। ड्रैगन के अंडे,
अशाई से परे छाया भूमि से। मैजिस्टर इलीरियो ने कहा, युगों ने उन्हें पत्थर में बदल दिया है, फिर भी वे सुंदरता से चमकते हैं। मैं उन्हें हमेशा संजो कर रखूंगा। डैनी ने ऐसे अंडों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी एक भी नहीं देखा था, न ही एक को देखने के बारे में सोचा था। यह वास्तव में एक शानदार उपहार था, हालांकि वह जानती थी कि इल्लिरियो बहुत ज्यादा खर्च कर सकता है। उसने खाल ड्रोगो को उसे बेचने के लिए घोड़ों और गुलामों में एक बड़ी रकम जमा की थी। खाल के खून सवारों ने उसे पारंपरिक 3 हथियार दिए और वे शानदार हथियार थे। हाग्गो ने उसे चांदी के हैंडल वाला एक बड़ा चमड़े का कोड़ा दिया। कोहोलो ने उसे सोने से जड़ा एक शानदार अराख दिया और कोथ ने उसे एक चांदी के हैंडल वाला एक बड़ा चमड़े का कोड़ा दिया, एक डबल कर्व्ड ड्रैगन बोन धनुष जो उससे लंबा था। मैजिस्टर इलीरियो और सेर जोरा ने उसे इन भेंटों के लिए पारंपरिक अस्वीकृति सिखाई थी। यह एक महान योद्धा के योग्य उपहार है। हे मेरे खून के खून, और मैं सिर्फ एक महिला हूं। मेरे स्वामी पति को मेरे बदले में इसे धारण करने दें। और इस तरह खल ड्रोगो को भी उसकी दुल्हन उपहार प्राप्त हुई। अन्य उपहार उसे अन्य दोथराकी द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए थे। चप्पल और गहने और उसके बालों के लिए चांदी की अंगूठियां, पदक बेल्ट और चित्रित बनियान और नरम फर, सैंड सिल्क और सुगंध के जार, सुई और पंख और बैंगनी कांच की छोटी बोतलें और 1000 चूहों की खाल से बना गाउन। एक सुंदर उपहार, कलीसी। मैजिस्टर इलीरियो ने आखिरी के बारे में कहा जब उसने उसे बताया कि यह क्या था। बहुत भाग्यशाली। उपहार उसके चारों ओर बड़े ढेर में जमा हो गए। जितने उपहार वह संभवतः कल्पना कर सकती थी, उससे अधिक उपहार जितने वह चाह सकती थी या उपयोग कर सकती थी। और सबसे अंत में खल ड्रोगो ने अपनी दुल्हन का उपहार उस आस उसके सामने लाया। जब वह उसके पास से चला गया तो शिविर के बीचों बीच एक उम्मीद भरी खामोशी छा गई, जो बढ़ती गई और पूरे खलासर को निगल गई। जब वह वापस लौटा तो डोथरा की उपहार देने वालों की भीड़ उसके सामने से हट गई और वह घोड़े को उसके पास ले गया। वह एक युवा घोड़ी थी, जोश से भरी और शानदार। डैनी घोड़ों के बारे में बस इतना जानती थी कि वह जानती थी कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसकी सांसें रोक देता था। वह सर्दियों के समुद्र की तरह धूसर थी। उसके माथे पर चांदी के धुएं की तरह अयाल था। हिचकिचाते हुए उसने हाथ बढ़ाया और घोड़े की गर्दन को सहलाया, अपनी उंगलियों को उसके माथे के चांदी के बालों में फिराया। खल ड्रोगो ने डोथराकी में कुछ कहा और मैजिस्टर इलीरियो ने उसका अनुवाद किया। तुम्हारे बालों के चांदी के बदले चांदी, खल कहता है। वह सुंदर है, डैनी ने बड़बड़ाया। वह खलासर का गौरव है, इलीरियो ने कहा। रिवाज के अनुसार खलीसी को खल के बगल में अपनी जगह के योग्य घोड़े पर सवार होना चाहिए। ड्रोगो आगे बढ़ा और अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। उसने उसे इतनी आसानी से उठाया जैसे वह कोई बच्ची हो और उसे पतली डोथरा की काठी पर बिठाया, जो उसकी आदत के मुताबिक बहुत छोटी थी। डैनी एक पल के लिए अनिश्चित सी बैठी रही। किसी ने उसे इस हिस्से के बारे में नहीं बताया था। मुझे क्या करना चाहिए? उसने इलीरियो से पूछा। सर जोरा मोरमोंट ने जवाब दिया, लगाम थाम लो और सवारी करो। तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। घबराई हुई डैनी ने अपने हाथों में लगाम पकड़ी और अपने पैरों को छोटी रकाब में डाल दिया। वह एक अच्छी सवार थी। उसने घोड़े की सवारी की तुलना में जहाज, गाड़ी और पालकी में यात्रा करने में बहुत समय बिताया था। यह प्रार्थना करते हुए कि वह गिर न जाए और खुद को शर्मिंदा न करे, उसने अपने घुटनों से बछेड़ी को सबसे हल्का और सबसे डरपोक स्पर्श दिया। और घंटों में पहली बार वह डरना भूल गई, या शायद यह पहली बार था। चांदी ग्रे बछेड़ी एक चिकनी और रेशमी चाल के साथ आगे बढ़ी और भीड़ उसके लिए अलग हो गई। हर कोई उन पर नजर रख रहा था। डैनी ने पाया कि वह अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर भी किसी तरह यह डरावना होने के बजाय रोमांचक था। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा और वह मुस्कुराई। डोथराकी ने रास्ता साफ करने के लिए हाथ पैर मारे। अपने पैरों से हल्का सा दबाव, लगाम पर हल्का सा स्पर्श, और घोड़ी ने जवाब दिया। उसने घोड़े को सरपट दौड़ाया और अब डोथराकी उसके रास्ते से हटते ही उस पर चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे।
जब वह वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसके सामने एक अग्निकुंड दिखाई दिया जो सीधे उसके रास्ते में था। वे दोनों तरफ से घिरे हुए थे और रुकने की कोई जगह नहीं थी। डेनेरीज ने तब एक ऐसा साहस किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और उसने घोड़ी को अपना सिर दे दिया। चांदी का घोड़ा आग की लपटों से ऐसे उछला जैसे उसके पंख हों। जब वह मैजिस्टर इलिरियो के सामने रुकी तो उसने कहा, खल ड्रोगो से कहो कि उसने मुझे हवा दी है। मोटे पेंटोशी ने अपनी पीली दाढ़ी को सहलाया क्योंकि उसने डोथराकी में उसके शब्दों को दोहराया और डैनी ने अपने नए पति को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा। सूरज की आखिरी किरणें उसी समय पश्चिम में पेंटोस की ऊंची दीवारों के पीछे गायब हो गईं। डैनी ने समय का पूरा ध्यान खो दिया था। खाल ड्रोगो ने अपने रक्त सवारों को अपना खुद का घोड़ा, एक दुबला लाल घोड़ा लाने का आदेश दिया। जब खाल घोड़े पर काठी लगा रहा था, विसेरिस चांदी की घोड़े पर डैनी के करीब गया, अपनी उंगलियां उसके पैर में गड़ा दी और कहा, उसे खुश करो प्यारी बहन, या मैं कसम खाता हूं तुम ड्रैगन को ऐसे जागते हुए देखोगे जैसे वह पहले कभी नहीं जागा। फिर उसके भाई के शब्दों के साथ उसका डर वापस आ गया। वह एक बार फिर एक बच्चे की तरह महसूस कर रही थी, केवल 13 साल की और बिल्कुल अकेली, जो उसके साथ होने वाली घटना के लिए तैयार नहीं थी। सितारों के निकलने पर वे एक साथ निकल पड़े, खालसर और घास के महलों को पीछे छोड़ते हुए। खाल ड्रोगो ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन शाम ढलते समय अपने घोड़े को तेज गति से दौड़ाया। उसकी लंबी चोटी में लगी छोटी चांदी की घंटियां उसके सवार होने पर धीरे धीरे बज रही थीं। मैं ड्रैगन का खून हूं, उसने हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करते हुए जोर से फुसफुसाया। मैं ड्रैगन का खून हूं, मैं ड्रैगन का खून हूं। ड्रैगन कभी नहीं डरता था। बाद में वह यह नहीं बता सकी कि वे कितनी दूर या कितनी देर तक सवार रहे थे, लेकिन जब वे एक छोटी सी धारा के किनारे घास वाली जगह पर रुके तो पूरा अंधेरा हो चुका था। ड्रोगो ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और उसे नीचे उतारा। वह उसके हाथों में कांच की तरह नाजुक महसूस कर रही थी, उसके अंग पानी की तरह कमजोर थे। वह असहाय खड़ी थी और अपने शादी के रेशम में कांप रही थी, जबकि वह घोड़ों को सुरक्षित कर रहा था। और जब वह उसे देखने के लिए मुड़ा तो वह रोने लगी। खाल ड्रोगो ने उसके आंसुओं को देखा। उसका चेहरा अजीब तरह से भावहीन था। नहीं, हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर। बाद उसने उसे छूना शुरू किया, पहले हल्के से, फिर जोर से। वह उसके हाथों में भयंकर ताकत महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और एक एक करके उसकी उंगलियों को सहलाया। उसने अपना हाथ धीरे से उसके पैर पर फिराया। उसने उसके चेहरे को सहलाया, उसके कानों के वक्र को छुआ, उसके मुंह के चारों ओर धीरे से उंगली फिराई। उसने दोनों हाथ उसके बालों में डाले और अपनी उंगलियों से कंघी की। उसने उसे घुमाया, उसके कंधों को सहलाया, उसकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते पर एक अंगुली को घुमाया। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बीत गए थे, जब तक कि उसके हाथ आखिरकार उसके स्तनों तक नहीं पहुंचे। उसने नीचे की कोमल त्वचा को तब तक सहलाया जब तक कि वह झुनझुनी न होने लगे। उसने अपने अंगूठों से उसके निप्पलों को गोल गोल घुमाया, उन्हें अंगूठे और तर्जनी के बीच दबाया, फिर उसे खींचना शुरू किया, पहले बहुत हल्के से, फिर अधिक जोर से, जब तक कि उसके निप्पल सख्त नहीं हो गए और दर्द करने लगे। फिर वह रुक गया और उसे अपनी गोद में खींच लिया। डैनी लाल हो गई और उसकी सांस फूल गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने अपने बड़े हाथों में उसका चेहरा थामा और उसने उसकी आंखों में देखा। नहीं, उसने कहा, और वह जानती थी कि यह एक सवाल था। उसने उसका हाथ लिया और उसे अपनी जांघों के बीच की नमी तक ले गई। हां, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसने उसकी उंगली अपने अंदर डाल दी। टियर डार्ट को उसने भोर से 1 घंटे पहले बुलाया, जब दुनिया शांत और धूसर थी। एलिन ने उसे उसके सपनों से जोर से हिलाया और नेड भोर से पहले की ठंड में लड़खड़ाता हुआ, नींद से व्याकुल होकर अपने घोड़े पर काठी लगी हुई और राजा पहले से ही सवार था। रॉबर्ट ने मोटे भूरे दस्ताने और एक भारी फर का लबादा पहना हुआ था, जिसके कान ढके हुए थे, और वह पूरी दुनिया में एक भालू की तरह दिख रहा था जो घोड़े पर बैठा हो। ऊपर स्टार्क, वह दहाड़ा। ऊपर ऊपर,
हमारे पास चर्चा करने के लिए राज्य के मामले हैं। जरूर, नेड ने कहा। अंदर आइए महामहिम। एलन ने तंबू का फ्लैप उठाया। नहीं नहीं नहीं, रॉबर्ट ने कहा। हर शब्द के साथ उसकी सांस फूल रही थी। शिविर कानों से भरा हुआ है। इसके अलावा मैं बाहर निकलकर आपके इस देश का स्वाद लेना चाहता हूं। नेड ने देखा कि सर बोरोस और सर मेरिन एक दर्जन गार्डों के साथ उसके पीछे इंतजार कर रहे थे। उसके बाद नेड चुपचाप चला गया। वे जल्द ही किंग्स रोड से निकल गए और धुंध से अंधेरे मैदानों में निकल पड़े। तब तक गार्ड थोड़ी दूर पीछे हट गया था, सुरक्षित रूप से सुनने की सीमा से बाहर। लेकिन फिर भी रॉबर्ट धीमा नहीं हुआ। भोर हुई जब वे एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे और आखिरकार राजा ने गाड़ी रोकी। तब तक वे मुख्य दल से मीलों दक्षिण में थे। रॉबर्ट लाल हो गया और उत्साहित था क्योंकि नेड ने उसके बगल में लगाम कसी। भगवान, उसने हंसते हुए कसम खाई। बाहर निकलना और जिस तरह से एक आदमी को सवारी करनी चाहिए उस तरह से सवारी करना अच्छा लगता है। मैं कसम खाता हूं नेड, यह रेंगना एक आदमी को पागल करने के लिए पर्याप्त है। वह कभी भी धैर्यवान व्यक्ति नहीं रहा था, रॉबर्ट बैराथियन। वह शापित व्हील हाउस, जिस तरह से यह चरमराता और कराहता है, सड़क पर हर धक्के पर चढ़ता है, जैसे कि यह एक पहाड़ हो। मैं तुमसे वादा करता हूं